नमस्कार मित्रों, मैं हूं आपका फिजिक्स बडी और स्वागत करता हूं मॉडर्न फिजिक्स के इस आखिरी लेक्चर के अंदर। इस लेक्चर के अंदर हम बात कर रहे होंगे एनसीईआरटी बैक से इसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। अभी तक हमने जितने भी टॉपिक्स पढ़े हैं उनको कैसे क्वेश्चंस में अप्लाई किया जाता है, इसी चीज़ को हम डिटेल में आज की क्लास में समझ रहे होंगे। एज ऑफ नाउ ऑन दिस चैनल वी हैव ऑलरेडी अपडेटेड ऑल द लेक्चर्स ऑफ मॉडर्न फिजिक्स दैट इज स्पेसिफिकली कवरिंग क्लास 12 CBSE बोर्ड। सो मेक श्योर यू सब्सक्राइब टू द चैनल एंड चेक आउट द पिन कॉमेंट। तो बेसिकली हमें आज की क्लास में एनसीईआरटी के कुछ क्वेश्चंस करने थे। ज़्यादा टाइम नहीं लगाएंगे, विल ट्राई टू डू इट एज फास्ट एज यू कैन। 10 क्वेश्चन है और ये सारे के सारे क्वेश्चंस वही है, उन्हीं टॉपिक्स में से है जो हमने पढ़े हैं। तो एक एक करके करना शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन दिया हुआ, ऑब्टेन द बाइंडिंग एनर्जी इन मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स ऑफ नाइट्रोजन न्यूक्लियाई, जिसका नंबर दिया हुआ 147N, जहाँ पे मास हमें दिया हुआ है 14.00307 U। U का मतलब होता है AMU, तो याद रखना है। तो एटॉमिक मास ऑफ नाइट्रोजन हमें दिया हुआ है। सबसे पहले तो हम एटॉमिक मास के बारे में बोल देंगे, दैट इज 14N7, जो कि बराबर है 14.00307 U के। अब यहाँ पे एक चीज़ याद रखनी है क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए, किसी डाटा दिया हुआ है ना, डाटा को बहुत प्रिसाइजली यूज़ करना। यहाँ पे अप्रॉक्सीमेशन में काम नहीं चलेगा, सो वी हैव टू बी वेरी कॉशियस विद दिस। अब इसके अंदर अगर ध्यान से देखो तो नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितने हैं हमने ऑलरेडी सीखा हुआ कैसे निकालते हैं। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जो होंगे वो बराबर होगा 7 के, वहीं पे नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स जो होंगे वो किसके बराबर होगा 14 - 7 यानी कि 7 के। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों सेम है। यहाँ पे हमसे बोला गया बाइंडिंग एनर्जी बताओ क्या होती है। तो बाइंडिंग एनर्जी इसके बराबर पड़ा था डेल्टा एम सी स्क्वायर। ये हमारी बाइंडिंग एनर्जी निकालने का रिलेशन होगा। तो इसके लिए सबसे पहले हमें डेल्टा एम निकालना पड़ेगा। डेल्टा एम क्या था, मास इफेक्ट था। तो मास इफेक्ट यहाँ पे कैसे निकाल सकते हैं उसको एक बार इसे रिवाइज करने की कोशिश करते हैं। तो हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है कि जो मास डिफेक्ट होता है वो बराबर होता है इसके 7 टाइम्स। इस पर्टिकुलर केस में अगर हम देखें तो न्यूक्लियस का मास माइनस एटम का मास। तो न्यूक्लियस के अंदर कितने प्रोटॉन्स और कितने न्यूट्रॉन्स है, माइनस में एटम का मास जो होगा। तो यहाँ पे अगर देखें तो 7 प्रोटॉन्स और 7 न्यूट्रॉन्स है। तो 7 टाइम्स मास ऑफ प्रोटॉन प्लस 7 टाइम्स मास ऑफ न्यूट्रॉन, इसमें से हम माइनस कर देंगे मास ऑफ एटम यानी कि एटॉमिक मास एटम का जो हमें दिया हुआ है। तो उसको जरा सॉल्व करते हैं। तो 7 इंटू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, मास ऑफ प्रोटॉन एंड मास ऑफ न्यूट्रॉन तुम्हें वैसे तो क्वेश्चन में गिवन होगा, मतलब स्टार्टिंग के अंदर जो डाटा होता है तो तुम उसको ही डायरेक्टली वहाँ से यूज़ कर रहे होगे। सो मास ऑफ प्रोटॉन इज समथिंग 1.00782 प्लस मास ऑफ न्यूट्रॉन इज अराउंड 1.008665। इसमें से हमको क्या माइनस करना होगा, एटॉमिक मास ऑफ नाइट्रोजन जो हमसे पूछा गया है, विच इज अप्रॉक्सीमेटली 14.00307। अब अगेन भाई जो मैं तुम्हें कह रहा था, कैलकुलेशन बहुत प्रिसाइजली करनी होगी, क्योंकि अगर तुम अप्रॉक्स ले लोगे तो जीरो आ जाएगा। तो अप्रॉक्स नहीं लेना। जब इसको सॉल्व किया जाता है तो हम राइटिंग दी आंसर डायरेक्टली, इट इज अप्रॉक्सीमेटली 0.11236 यू। अब ये यू का मतलब क्या है, ये यू का मतलब है एटॉमिक मास यूनिट। और हमें क्या पता है, जो 1 यू होता है वो बराबर होता है 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर सी के, पर सी स्क्वायर। तो ये वैल्यू तो तुम्हें याद होनी ही चाहिए। क्वेश्चन में हो भी सकता है गिवन हो, मतलब डाटा के अंदर, पेपर के अंदर जो बोर्ड में डाटा आता है स्टार्टिंग के फर्स्ट पेज पर, हो सकता है गिवन हो, लेकिन अगर नहीं हुआ तो, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, ये फंडामेंटल है, ये याद होना ज़रूरी है। तो डेल्टा एम कितना निकल जाएगा मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर सी स्क्वायर के अंदर, ये बराबर आ जाएगा 0.11236 इंटू 931.5 के, विच इज़ अप्रॉक्सीमेटली वॉट। इसको सॉल्व कर देंगे तो हमें डेल्टा एम की वैल्यू मिल जाएगी। अब हमसे तो पूछा गया था एनर्जी बताओ बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन कितना होगा। तो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन अगर इस केस में हम देखें, ये बराबर हो जाएगा डेल्टा एम सी स्क्वायर के। यहाँ पे ध्यान से देखना है, ये M/V/C², ये है इसकी यूनिट। तो जब तुम इसको सॉल्व करोगे ना, मतलब इस वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करोगे, तो 0.11236 इंटू 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट बाय C² इंटू C²। तो C² से C² कैंसिल हो जाएगा और यहाँ से हमें जो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूट्रॉन मिलेगी वो मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ही मिलेगी, विच इज अप्रॉक्सीमेटली 104.6633 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो एक चीज़ का जो खास ख्याल रखना है इन सवालों के अंदर, कि कैलकुलेशन करने के लिए जो भी डाटा हमें दिया हुआ है वो हमें प्रिसाइजली यूज़ करना पड़ेगा, हम उसको अप्रॉक्सीमेटली नहीं ले सकते। दिस इज समथिंग यू हैव टू कीप इन माइंड। आगे बढ़ते हैं। अगले सवाल में भी हमें सेम चीज़ पूछी गई है, बाइंडिंग एनर्जी बता दो किसके बराबर होगी, और हमें मास वगैरह सब कुछ दिया हुआ है। तो सेम सवाल है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स अगर मैं आयरन में देखूँ तो 26 होंगे, न्यूट्रॉन देखूँ तो 30 होंगे, वहीं पे बिस्मिथ में नंबर ऑफ प्रोटॉन देखूँ तो 80 होंगे, और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन देखूँ तो 1209 - 83, यानी कि 9 + 17 26 126 हमारे पास नंबर ऑफ न्यूट्रॉन आ जाएंगे। तो सेम तरीका है क्वेश्चन को करने का जैसा हमने पहले वाला किया है। तो ये सवाल तुम्हारा होमवर्क नहीं है, तो इसको जरा ट्राई करना। अगर कोई डाउट है तो पूछ लेना, बाकी कुछ आएगा नहीं, क्योंकि सिर्फ कैलकुलेशन और कुछ नहीं, प्रोसेस वही फॉलो करना जो हमने फर्स्ट क्वेश्चन में फॉलो किया। आगे बढ़ते हैं।
अब ये कुछ क्वेश्चन है, इसको जरा समझने की कोशिश करते हैं। तो इस क्वेश्चन में हमको बोला गया दैट अ गिवन कॉइन हैज अ मास ऑफ 3 ग्राम। एक कॉइन का मास दिया हुआ है 3 ग्राम। कैलकुलेट द न्यूक्लियर एनर्जी दैट वुड बी रिक्वायर्ड टू सेपरेट ऑल द न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स फ्रॉम ईच अदर। तो हमसे बोला गया कि न्यूक्लियर एनर्जी बताओ कितनी होगी सारे न्यूट्रॉन और प्रोटॉन को एक दूसरे से अलग करने की, किसमें, 3 ग्राम के कॉइन के अंदर। और हमें अज्यूम करने के लिए बोला कि जो कॉइन है वो कॉपर का बना है। तो अब इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, ऐसा सवाल एग्जाम में आ सकता है। सबसे पहले हमें तो पता है मास ऑफ एटम जो है वो इतना है 62.92960 uk। अब इसके अंदर कितने प्रोटॉन्स है पहले तो ये देख लो। तो प्रोटॉन्स है यहाँ पे 29। न्यूट्रॉन्स कितने हो जाएंगे, न्यूट्रॉन्स हो जाएंगे 63 माइनस 29। और 63 माइनस 29 इट वुड बी अप्रॉक्सीमेटली 34। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स तो हमें मिल गया। सीधा निकालते हैं डेल्टा एम। डेल्टा एम कितना होगा, तो डेल्टा एम कैसे निकाला जाएगा। डेल्टा एम बराबर हो जाएगा यहाँ पे देखो 29 इंटू मास ऑफ प्रोटॉन। और मास ऑफ प्रोटॉन कितना लेते हैं हम, 1.00785 प्लस 34 इंटू मास ऑफ न्यूट्रॉन। मास ऑफ न्यूट्रॉन कितना लेते हैं हम, 1.00866 है। ये तो आ गया हमारे पास मास ऑफ न्यूक्लियस। इसमें से माइनस कर देंगे मास ऑफ एटम। और एटम का मास कितना दिया हुआ, 62.92960। जैसे ही हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो रिजल्ट है उसको सॉल्व करके आएगा 63.521535 माइनस 62.92960। सो बाइंडिंग एनर्जी निकालने के लिए हमारे पास जो मास आया बट अप्रॉक्सीमेटली 60.607827। अब ये किस में आएगा, ये यू में आएगा, लेकिन हमें तो मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर उसमें चाहिए। तो बाइंडिंग एनर्जी लिखते हैं सीधा। तो बाइंडिंग एनर्जी लिखने के लिए बाइंडिंग एनर्जी जो है वो बराबर आ जाएगी मेरी डेल्टा एम इंटू सी के इंटू सी स्क्वायर। और इसको अगर मैं MEV/c² की फॉर्म में लिखूंगा तो 0.607827 को मल्टीप्लाई कर दूंगा किससे, 931.5। यूनिट याद रखनी है मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर सी स्क्वायर। तो जैसे ही मैं इन सबको सॉल्व करूंगा तो मुझे बस कुछ नहीं करना, इसको इससे मल्टीप्लाई करना, सी स्क्वायर से सी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। और ये जो एनर्जी है ये हमें यहाँ से मिल जाएगी 0.607827 इंटू 931.5। ये इसमें आ गया, ये मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स में आ गया। तो ये तो आ गया बाइंडिंग एनर्जी। अब हमें क्या बोला गया, हमें बोला गया कि भाई कार्बन ये जो कॉपर का कॉइन है इसके लिए बताओ। और ये किसके लिए आई बाइंडिंग एनर्जी, ये बाइंडिंग एनर्जी है एक एटम के लिए। तो हमें ये फाइंड करना पड़ेगा कि इस 3 ग्राम के कार्बन के कॉपर के कॉइन में कितने नंबर ऑफ एटम्स है। तो नंबर ऑफ एटम्स कैसे निकालेंगे, ये चीज़ तुम्हें याद होनी चाहिए, नंबर ऑफ एटम्स कैसे निकालेंगे। और ये चीज़ हमें लास्ट ईयर केमिस्ट्री में बहुत अच्छे से पढ़ी है। तो अवोगाड्रो नंबर इंटू गिवन मास इन ग्राम्स डिवाइडेड बाय उसका एटॉमिक मास विच इज 63 जो हम अप्रॉक्सीमेट लेते हैं। तो ये अप्रॉक्सीमेटली बराबर आ जाएगा 2.868 इंटू 10⁻²2 के। ये मेरे पास नंबर ऑफ एटम्स आ गए। और एक एटम की बाइंडिंग एनर्जी इतनी है, तो टोटल एनर्जी के लिए क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे सिंपल सा इसको। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ देयरफॉर टोटल बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन फॉर 3 ग्राम एटम, हाँ 3 ग्राम कॉइन इज इक्वल्स टू 2.868 इंटू 10⁻²2 इंटू जो हमने एनर्जी लिखी 0.607827 इंटू 931.5। एनर्जी किस में आएगी, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। जैसे ही हम इसको सॉल्व करेंगे इट इज गोइंग टू बी अप्रॉक्सीमेटली 1.6 टाइम्स 10⁻25 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो बहुत बड़ा नंबर निकल कर आ रहा है। जूल्स में लिखेंगे तो 2.6 इंटू 10⁻12 जूल्स। तो एक 3 ग्राम के कॉपर एटम को भी अगर हम बदलना चाहेंगे, मतलब उसके न्यूट्रॉन और प्रोटॉन्स को अलग करना चाहेंगे तो हमें इतनी अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए होगी। इट्स नॉट अ स्मॉल नंबर, काफ़ी बड़ा नंबर है। और ये चीज़ हमें समझनी है यहाँ पे। क्लियर हुआ। यस सर। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। इस सवाल में हमसे बोला गया ऑब्टेन अप्रॉक्सीमेटली द रेशियो ऑफ द न्यूक्लियर रेडियाई ऑफ द गोल्ड आइसोटोप एंड सिल्वर आइसोटोप। तो अब न्यूक्लियर रेडियाई को कैसे निकाल सकते हैं किसी भी गिवन एटम से, तो ये चीज़ हमने ऑलरेडी समझी हुई है। हमको रेडियस और मास नंबर में रिलेशन पता है। हमें पता है जो रेडियस होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है a⁻1/3 के। और इस चीज़ की हमने प्रॉपर डेरिवेशन भी करी थी। अगर डेरिवेशन को देखा जाए तो वो कुछ यहाँ से हमने देखा था। जो वॉल्यूम होगा सम वॉट इट इज अप्रॉक्सीमेटली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मास नंबर।
और इस मास नंबर के थ्रू ही हमको जो रेडियस है वो बस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मिलता है e⁻1/3। तो इसी चीज़ का इस्तेमाल करके हम यहाँ पे भी सेम चीज़ कर रहे होंगे। तो हमारे पास दो आइसोटोप है, एक गोल्ड का और एक सिल्वर का। तो मैं रेशियो लिखने जाऊँगा तो क्या मैं लिख सकता हूँ R1:R2 बराबर होगा A1/A2 होल टू द पावर 1/3 के। और कुछ नहीं, बस इतना ही करना है। यहाँ पे वैल्यूज डाल के सॉल्व कर देना है। और जैसी वैल्यूज डाल के सॉल्व करेंगे हमें जो R1 R2 का है उसका रेशियो मिल जाएगा। अब यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि कैलकुलेशन इजी नहीं है। देखो क्यों। तो A1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 197। वहीं पे A2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 107। यहाँ पे होल की पावर 1/3 है। तो होल की पावर 1/3 सॉल्व करना ये बड़ा ट्रिकी सा काम है। पहले इसको प्रॉपर अगर मैं पॉइंट्स में लिखूँ तो अप्रॉक्सीमेटली आ जाएगा 1.84 टाइम्स होल टू द पावर 1/3। अब यहाँ पे इसको ऐसे सॉल्व नहीं किया जा सकता। इसको सॉल्व करने के लिए हमें लेना पड़ेगा लॉग एंड एंटी लॉग। अब मुझे ज़रा बताओ, तुम्हें लॉग वाला तुमने पढ़ा है कि फिजिक्स मैथ्स में तुमने पढ़ा होगा वैसे ही अच्छे से। लॉग कैसे लेते हैं, एंटी लॉग क्या होता है, कहाँ से क्या, सब कुछ आइडिया है थोड़ा सा? बट लॉग पढ़ा हुआ है। तो सिंपल सा कुछ नहीं करना, हम लेंगे टेकिंग लॉग बोथ साइड्स। जैसे ही दोनों साइड्स लॉग लिखेंगे जैसे कि नॉर्मली हम करते हैं टेकिंग डिवीजन मल्टीप्लिकेशन सब्ट्रैक्शन बोथ साइड्स, तो वही चीज़ यहाँ पे भी करेंगे। सो लॉग R1/R2 ये बराबर हो जाएगा लॉग 1.84 टू द पावर 1/3। अब लॉग की एक प्रॉपर्टी होती है, लॉग A टू द पावर अगर B दिया होता है तो ये बराबर होता है B log A। पावर आगे आ जाती है और कुछ नहीं। तो यहाँ पे मैं डायरेक्टली लिख सकता हूँ को यूज़ करके। ये प्रॉपर्टी है लॉग की, मैथ्स में तुमने बहुत ज़्यादा यूज़ किया होगा इसे कैलकुलस के अंदर। तो आई कैन डायरेक्टली राइट लॉग R1/R2 बराबर हो जाएगा 1/3 लॉग 1.84 के। तो जैसे ही यहाँ पे लॉग 1.84 की वैल्यू लिखी जाएगी, तो अब ये जो वैल्यू होती है ना ये क्वेश्चन में गिवन होती है जनरली कि लॉग 1.84 की वैल्यू क्या है। और अगर नहीं गिवन होती है तो तुम टीचर से पूछ सकते हो बिना किसी प्रॉब्लम के। एग्जाम में अगर तुम बैठे हो और तुम्हारे पास ये सवाल आ जाए और इस सवाल के अंदर तुम लॉग 1.84 पे अटक जाओ तो अब क्या करो। तो जो भी तुम्हें सामने इन्विजिलेटर दिख रहा हो उसको बोलना लॉग 1.84 की वैल्यू बता दो क्या होगी, क्योंकि वी आर नॉट सपोज टू रिमेंबर दीज वैल्यूज, हम ये याद रख भी नहीं सकते। तो इसकी जो वैल्यू होती है इट इज अप्रॉक्सीमेटली 0.2648। और अगर वो बोले कि नहीं ऐसा नहीं होता ये वो, तो उसको बोलो सर एक काम करो लॉग टेबल प्रोवाइड कर दो, क्योंकि लॉग टेबल प्रोवाइड करना जो भी इंस्टीट्यूट है जहाँ पे हम एग्जाम दे रहे हैं उसके अंडर ही आता है। लेकिन अगर उससे प्रोवाइड कर दिया तो तुम्हें लॉग की वैल्यू देखनी आनी चाहिए लॉग टेबल में से। जो भी सर अभी तुम्हें मैथ्स पढ़ा रहे हैं उनको बोलना सर मुझे एक बार लॉग टेबल देखना बता दो कैसे देखते हैं। आता है लॉग टेबल देखना? सर मैथ्स में तो नहीं, केमिस्ट्री में सीखा था। अब बहुत पहले सीखा था और वो भी थोड़ा बहुत ही आता है मुझे। तो उसको थोड़ा सीख लो, क्योंकि जब तुम ये चीज़ बोलोगे तो शायद शायद तुम्हारा इन्विजिलेटर तुमको लॉग टेबल कहीं से ढूंढ के ला के दे दे। लेकिन क्या फ़ायदा अगर वो टेबल आ जाए लेकिन लॉग देखना ही ना है। तो हमारे पास लॉग R1/R2 की जो वैल्यू है वो आ जाएगी अप्रॉक्सीमेटली 0.0827। अब यहाँ पे ये लॉग वहाँ जाके एंटी लॉग हो जाएगा। तो R1/R2 बराबर हो जाएगा एंटी लॉग 0.88 0.00827 के। और इस एंटी लॉग की वैल्यू भी हम लॉग टेबल से देख सकते हैं जो कि बराबर आएगी 1.23 के। तो यहाँ से हमें रेडियस इसका रेशियो मिल गया R1/R2 किसके बराबर होगा, इसके बराबर होगा। तो थोड़ा कैलकुलेशन वाला पार्ट है यहाँ पे, ऐसा कोई बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, बट हाँ कैलकुलेशन है तो उसको ज़रा हमें ध्यान से देखना है।